कहना है उनका कि उस तरफ भी देखिए, इस तरफ तो देखते हैं पर उस तरफ भी देखिए। दावा है कि देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। क्या देखेंगे ये भी वो ही देख करके बताएंगे। यहाँ सूखा है वहाँ बारिश देखिए, दर्द में कराहे कोई आप इधर तेल मालिश देखिए। एड़ियाँ हथेलियाँ मत देखिए, ख्वाहिश देखिए। तो विनोद को अपने चश्मे से दिखाने के समय में आज तक रेडियो पर हमारा विनोदपूर्ण पॉडकास्ट तीन ताल भी जारी है। जहां देखना हो वहां देखिए। शुरू करते हैं 102वां एपिसोड कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो। ताऊ देख रहे हैं ब्रिटेन के लेस्टर में क्या हो रहा है। एकदम भारतीय शहर से फील आ रही, लग नहीं रहा ब्रिटेन का शहर। अंग्रेजों को लग रहा है कि हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है। अंग्रेज खुश है मनी मन, हाँ कि लड़ने दो, बढ़िया है, मुसीबत इंपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट हो जाएंगे। नहीं, इतनी रुदाली में कुछ तो एक्शन हो रहा नहीं। सब लोग इतना स्लो चल रहे थे ताऊ, मतलब भयंकर। सिपाही स्लो, रॉयल गार्ड जो है वो स्लो, बकिंगहम पैलेस के लोग स्लो, टोनी ब्लेयर स्लो, गॉर्डन ब्राउन स्लो। हर आदमी इतना धीमे चल रहा है, चूंटी मनी एकदम जूता घिस घिस के, सबका सोल घिसा जा रहा है। रानी की बग्घी भी जो जा रही है वो इतने धीमे धीमे जा रही है कि मकड़ी चिट्ठी पे घूम रही है, मुकुट पे घूम रही है। मकड़ी को भी मज़ा नहीं आ रहा है। सब कुछ इतना स्लो था। कुछ एक लेस्टर में एक्शन आया तो हुआ कि चलो ठीक है, मनाई जीवित। 50 से ज़्यादा लोग अरेस्ट किए गए। वैसे ये लोग ये कह रहे हैं कि मतलब ये इसको हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट माने या इंडियंस वर्सेस पाकिस्तानी कहना ज़्यादा उसकी सही परिभाषा है। नहीं, शुरू हुआ था इंडियंस वर्सेस पाकिस्तानीज में, पर वो हिंदू मुस्लिम हो गया, जैसा कि इंडियंस वर्सेस पाकिस्तानीज में हो जाता है। क्रिकेट में भी हो जाता है ना, वहाँ के खिलाड़ी जब जीतते हैं तो नमाज पढ़ डालते हैं मैदान में, फिर बोलते हैं हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। तो ये एक चक्कर है, वो हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान में हो ही जाता है। अभी क्या है कि वहाँ पे ना यूरोप में एक तरह से जो क्या बोले, जो हार्डकोर इस्लाम मानने वाले लोग हैं, इस्लामिस्ट जिनको बोलते हैं, वो लोग बहुत सारा गार्बेज जो है वो मुस्लिम देशों से चले गए, क्योंकि मुस्लिम देशों को भी पसंद नहीं आते। मतलब सऊदी अरेबिया में कुछ कांड करोगे तो जूता मारेंगे ना वो। तो यूएई में या मिडल ईस्ट में जहाँ पे भी है, तो इस तरह के लोग चले गए। इस तरह के क्लेरिक्स जो हार्डकोर थे, जिनके विचार बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे, वो लोग को यूरोप में शरण मिली। यूरोप को वाइट मैंस गिल्ट है थोड़ा सा, शरण सबको देते हैं वो। अब उनको पता नहीं, एक सऊदी के बड़े राजघराने के, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कहीं पर ढूंढ लीजिएगा मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि अब जो है यूरोप टेररिस्ट जो है ना, अब हमारे इलाके से नहीं निकलेंगे, अब यूरोप से ज़्यादा निकलेंगे। कहा कि यूरोपियन लीडर्स को लगता है कि वो इस्लाम को हमसे बेहतर जानते। तो ये एक चक्कर है। अब इस केस में क्या हुआ है कि हम लोग ना, भारत के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिया के लोग सही काम करते हैं। जो हिंदुत्व की फ़िलॉसफी है, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ हिंदू और कहने वाले लोग भारत के लोगों के बीच में एक तरह से पनपा है हाल में, उसका विरोध करने के लिए लेख लिखते हैं लंबे लंबे, और ये बताते हैं कि जेनोसाइड होने वाला है भारत में किसी भी मोमेंट में। तो वो 6-7 महीने से वो लिखते रहे हैं। क्या होता है कि हम लोग तो हिंदू और हिंदुत्व के नुआंसेस को समझते हैं कि हिंदुइज़्म क्या है, हिंदू कौन है, हिंदुत्ववादी कौन है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ क्या है, ये सब नुआंसेस हम समझते हैं। पर ये लोग पश्चिम के लोगों के लिए जो आर्टिकल लिखते हैं उसमें भी ये सब चीज़ें डालते हैं, और एक हिंदुत्व के विरोध और जो प्रेजेंट रिजीम है यहाँ की उसका विरोध, उसके चलते बहुत सारे रीम्स लिखे गए, बहुत सारे लंबे लंबे आर्टिकल लिखे गए, और सबको ये लगता है कि हिंदुत्व जो है वो खतरनाक भारत के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। लेकिन ऐसा प्रोजेक्शन, अब वहाँ बाहर वाइट आदमी तो समझता नहीं है ना, वही ये हम उसी कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं, वाइट वेस्टर्न लिबरल कम्युनिटी को, नॉट लिबरल बट वाइट वेस्टर्न कम्युनिटी को, जो कि 9/11 के बाद ये समझते थे कि सारे मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, लुकमा, मुस्लिम,
तो वो मुसलमानों को देख कर डर जाते थे। वो उनको लगता था कि मुसलमान मतलब इस्लाम को फॉलो करने वाला जो टेररिस्ट ही होगा। उन लोगों को हमने उस समय का जो नैरेटिव था उससे भी इम्पैक्ट पड़ा उनके ऊपर, और अभी का जो नैरेटिव है उसका भी इम्पैक्ट उनके माइंड पर पड़ रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे इतना क्या हिंदुत्व होता है, क्या आरएसएस है। उन्होंने सिंपल जो आइडिया होता है उस बेसिस पे उन्होंने ले लिया कि जो हिंदू होते हैं वो आरएसएस होता है, वही हिंदुत्व है, और ये लोग सब खराब हैं। पहले हमारी इमेज जो थी वो ये थी कि हम बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हम ऐसे रिलीजन है ना, पेगन, बिल्कुल लास्ट सर्वाइविंग पेगन्स हैं हम, जो कि नेचर, अब क्या होता है कि हम नेचर की पूजा करते हैं, उसको एक फॉर्म देकर, पेगन्स बिहाइंड एवरेस्ट। ऑल नेचुरल फोर्सेस, उनका हम एक फॉर्म देते हैं। तो गणेश जी को उन्होंने बोलना शुरू किया एलिफेंट गॉड, तो हमारे लोगों में लिखना शुरू कर दिया गणेशा, मंकी गॉड, गणेशा द एलिफेंट गॉड, हनुमान मंकी गॉड, द मंकी गॉड। उनके लिए सिंपल आइडिया है, तो हम भी इन्फ्लुएंस हो गए और हमने भी शुरू कर दिया बोलना। समझ रहे हो ना? तो सिंपलिस्टिक आइडियाज, तो वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप अभी भी अनसिविलाइज्ड हो। इनफैक्ट टकर कार्लसन करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने शो में, बड़ा बवाल हुआ अभी हाल में, उन्होंने कहा कि एलिजाबेथ के मरने के बाद, रानी के मरने के बाद, कि ये जो कॉलोनियल पावर्स थे ब्रिटेन, उन्होंने भारत को क्या लूटा ही है, उन्होंने कितना कुछ दिया, जैसे कि उनको सिविलाइजेशन दिया है ना। और विक्टोरिया टर्मिनस की फोटो दिखा के उसने बोल दिया कि ऐसी बिल्डिंग ना पहले कभी बनी थी ना आज बन पाएगी इंडिया में। वाह, ऐसी चीज़ें उन्होंने दे के गए हम इंडिया को, रेलवे लाइन दे दी और सिविलाइजेशन। आप इमेजिन करो, इंडिया को, इंडियंस को लोग कह रहे हैं कि हमने आपको सिविलाइजेशन दी, जो दोना नहीं सीख पाए अभी तक। हाँ। मतलब जब कि उनको सिविलाइजेशन का तसव्वुर नहीं था। उस टाइम में हमारे यहाँ शहर थे जो सिटी की तरह काम करते थे, ऑर्गेनाइज्ड सड़कें होती थी और वो सब। खैर, आप उन लोगों को जो पहले से ऐसे विचार रखते हैं, उनको आपने लंबे लंबे आर्टिकल पढ़ा दिया वॉशिंगटन पोस्ट में कि इंडिया इज इन द ग्रिप ऑफ एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व फोर्सेस। उनको हिंदुत्व और हिंदू एक बराबर ही लगा। तो एक हिंदू फोबिया उसको नाम दिया जा रहा है, मैं अग्री नहीं करता हूँ इन चीज़ों से। एक ऐसा सा माहौल बन गया है। एक तो पहले ही अनसिविलाइज थे, पहले ही एलिफेंट गॉड, मंकी गॉड की पूजा करते थे, अब ये लोग अग्रेसिव भी हो रहे हैं और ये सब आतंकवादी है। तो वहाँ पे जो ब्रिटेन में नज़रिया है अभी वो ये है कि ये मुसलमान है, ये भी आतंकवादी है, और ये हिंदू है, ये भी आतंकवादी है। तो ये दोनों लड़ रहे हैं, हम मौज करेंगे। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस आर फाइटिंग। और इसमें क्या होता है, हमेशा होता है, ये रिप्लेसमेंट होता है। गेटोज़ में हमेशा रिप्लेसमेंट होता है। आप हमारे देश में खुद होता है, हम दूसरों को क्या बोलेंगे कि आप कहीं पे एक डोमिनेंट कम्युनिटी हुई तो दूसरी जो कम्युनिटी, कमज़ोर कम्युनिटी है, वो अपना घर बेच देती है और वहाँ से दूसरे ऐसे मोहल्ले में चली जाती है जहाँ पे कि उनकी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं और उसमें रियल एस्टेट का माफिया घुस जाता है। वही कुछ हो रहा है लेस्टर में। लेकिन एक चीज़ बताओ, जैसे वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं वो बताया आपने। यहाँ से जो लोग वहाँ गए हैं, या मतलब साउथ एशिया से, पाकिस्तान से भी, यूरोप जिस तरह के वैल्यूज़ को अपने माथे पर ओढ़ता है ना, लिबरल, मॉडर्न, भाईचारा, समानता, समावेशी या मल्टी कल्चरलिज्म जिसको कहते हैं, बल्कि लेस्टर शहर में 37-38% लोग जो हैं वो साउथ एशियंस ही हैं। तो ये कहते हैं कि वहाँ के वैल्यूज़, वहाँ का माहौल ऐसा है कि, ऐसी एक थ्योरी है कि आप करियर ओरिएंटेड हो जाओगे, आप थोड़े लेस रिलीजियस हो जाओगे, आप सैटरडे संडे को एंजॉय करोगे अपने जीवन को, और ये जो अंधविश्वास और पुरातन चीज़ें हैं, दकियानूसी चीज़ें हैं, इनसे आपका पीछा छूटेगा। हमारे वाले क्यों नहीं बदल पाए वहाँ रह के? क्योंकि भारत के लोग ना, ये स्पिरिचुअलिटी की धरती है, लेकिन ये रिलीजियस हो गया है। हम ना रिलीजियस ज़्यादा हो गए, स्पिरिचुअल कम है। तो अब जो है, पहले चूंकि जितना कुछ हम बात करते हैं, मंडन मिश्र को ले लें, शंकराचार्य को ले लें, जितने भी याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी, ये सब क्वेश्चन वाले लोग थे। क्वेश्चन बहुत थे। इंडिया में सीकिंग बोला जाता है ना, कि हम सीख करते हैं हमेशा, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, आंसर ढूंढने का प्रयास चलता रहता है, डीप 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 जाते रहते हैं। मेडिटेशन हमने क्यों दिया लोगों को? इसलिए ना कि हम डीप जाना चाहते हैं, कि अपने अंदर भी जाना है तो बहुत डीप जाना है ढूंढने के लिए। लेकिन फिर हमारे पास एक ईजी सोल्यूशन आया कि हम धार्मिक हो गए। अब आंसर्स उसमें रेडी है, हर चीज़ का आंसर है।
और बिजनेस पे आ गए। हाँ, और धार्मिक हो गए। अभी जो वहाँ गए हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जब होती है ना, तब थोड़ी सी वो छूटती है। ये सब पहली दूसरी पीढ़ी के लोग हैं और गेटों में रहते हैं, चाहे वो साउथ हॉल हो, पंजाबी गेटो, या लेस्टर हो, गुजराती गेटो, पर गेटों में रहते हैं, रहेंगे वहाँ, बिजनेस करेंगे वहाँ, कल्चर वहाँ का नहीं अपनाएंगे। और ब्रिटेन में एक अच्छा पागलपन चढ़ा। इट वॉज अ गुड एक्सपेरिमेंट, मल्टी कल्चरलिज्म, कि हमारे कल्चर अलग हो सकते हैं, हम देश एक हैं। आइडिया बड़ा अच्छा है, मगर असलियत जो होती है ना, जो यथार्थ का धरातल होता है, बहुत खुरदुरा होता है, उतना चिकना सॉफ्ट नहीं होता, स्मूथ। उस खुरदुरे धरातल पे अभी लोग थोड़ा सा गिरते हैं, कंकड़ पत्थर, ऊबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, तो उसमें गिर रहे हैं लोग। एक कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि पूरी दुनिया में इस बात पे बहस अभी भी चल रही है और एक मत नहीं हुए हैं लोग कि मल्टी कल्चरलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट सफल होगा या नहीं होगा। भारत में भी जब अभी क्या लड़ाई चल रही है, इसी बात की लड़ाई है और कुछ लड़ाई नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोग रह सकते हैं अपने अपने तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी आया है, पहले से रहते आए हैं। अभी लड़ाई ये होगा कि हमारा कल्चर तुमसे अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हम मल्टी कल्चरल हैं। हकीकत में भारत में बहुत तरह के लोग हैं तो बहुत तरह के कल्चर हैं, पर एक सूत्र था जो सारे कल्चर्स को बांध के रखता था। जब यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग मुसलमान बने, तो भी वो कॉमन थ्रेड जो है वो एग्जिस्ट करता था। लेकिन अब कहा जाता है कि नहीं, जिन्ना ने बोला था कि नहीं वो कुछ नहीं है, हम अलग हैं, और वो एक अलग कंट्री बन गया। उसके बाद जिन लोगों को ये भरोसा था कि नहीं हमारा एक कॉमन थ्रेड है, वो यहाँ रहे, लेकिन अब फिर जो है दोनों तरफ से, दो तरफों से मेनली ये बात आती है कि नहीं हम लोग अलग हैं, हमारा सब कुछ, हम मल्टी कल्चरल हैं। मल्टी कल्चरलिज्म में फेलियर के संभावना जितना यूके में है उतना हमारे यहाँ भी है। वो डिज़ास्टर की तरफ ले जाता है जब आपको लगता है कि नहीं हम दोनों एक घर में रहते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, हमारा किचन अलग होगा, हमारा बाल्टी अलग होगा, तो फिर एक दिन बंटवारा हो जाता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी वार्न कर रहा हूँ कि अगर ज़्यादा करिएगा तो जो ब्रिटेन का हो रहा है वो हमारे यहाँ भी होगा। लंदन में मैं था एक बार बाबा, तो आप दोनों लंदन निवासी रहे हैं, पूर्व विलायती। नहीं, निवासी नहीं रहा, मैं तो ऐसे ही गया था घूमने। तो उसमें मतलब वो मल्टी कल्चरलिज्म का एक सफल प्रयोग बहुत लोग दावा करते हैं कि है। मतलब वहाँ आपको हर रेस का आदमी रहता हुआ मिलेगा और सड़क पर गुजरता हुआ, दुकानें भी हैं और गेटोज़ भी हैं वहाँ पे, अफ़गानियों के अलग गेटोज़ हैं पर साथ में रहते हैं। और नौकरी में भी आपको दिखेंगे कि एक दफ्तर में अलग अलग मूल के लोग हैं। मैं लंदन ब्रिज पर ऐसे ही खड़ा हुआ देख रहा था, तो एक सज्जन मेरे पास आए, नीली आँखों वाले, और मुझसे बात करने लगे। और उन्होंने ऐसे शुरुआत की, व्हेन आई वाज योर एज, और ऐसे करके वो कहानियाँ सुनाने लगे। और उनको पुराने लंदन के इतिहास की बड़ी कहानियाँ मालूम थी, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, और ये सब सुनाया उन्होंने मुझे। और अंत में जाकर के जेरेमी कॉर्बिन और इन सब पे बात हुई, और अंत में जाकर के वो यहाँ ख़त्म हुए कि लंदन से अब मेरी जैसी नीली आँखों वाले। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना भूल गया, मुझे देख करके उन्होंने पूछा था, आर यू फ्रॉम बांग्लादेश? अच्छा है ना, तो वो बहुत स्पेसिफिक था, बांग्लादेश, नॉट पाकिस्तान, नॉट इंडिया। तो बाद में वो अंत में बात यहाँ पर आकर के गई कि मेरी जैसी नीली आँखों वाले जो लोग हैं वो लंदन से या साउथ इंग्लैंड से कम होते जा रहे हैं, और मैं भी अब रिटायरमेंट लेकर के अप नॉर्थ इंग्लैंड में कहीं शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्रदूषण हो गया है, कल्चरल प्रदूषण, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। तो मल्टी कल्चरलिज्म का बाहर से देखने पर, सड़कों पे गुजरने पे, दफ्तरों का दौरा करने पर एक सफल प्रयोग दिखता है, पर मनों के भीतर झांक करके आप देखें, जो रेस, जो मूल लोग पहले प्रिविलेज थे उस शहर में, वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महसूस करते हैं मल्टी कल्चरलिज्म के आने से, कि ये दूसरे लोग, बाहर के लोग आ गए हैं हमारी जगह पे। हम लोग असल में दो चीज़ों को मिक्स करके देख रहे हैं और उसको समझने की ज़रूरत है। जो ताऊ कह रहे हैं ना कि दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के बाद में चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं। एक तो आप ये समझिए कि जो मल्टी कल्चरलिज्म, आप बहुसंस्कृतिवाद जिसको आप प्रमोट करता हुआ पाते हैं, जिसका उदाहरण के तौर पे हम लंदन को देख रहे हैं या अन्य यूरोप के देशों को देख रहे हैं,
उनके साथ में एक बुनियादी समस्या है। वो बुनियादी समस्या ये है कि ये सरकार के मैनिफेस्टेशन से निकला हुआ टर्म है। यानी उस देश का संविधान और सरकारें ये कह रही हैं कि हम एक ऐसा शहर, एक ऐसी राजधानी बनाना चाहते हैं, ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो बहुत सारी संस्कृतियों को एक साथ समावेशित करे। ये लोग नहीं कह रहे हैं, ये सरकार कह रही है। सरकार क्यों कह रही है? क्योंकि सरकार की एक अपनी मंशा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपने आप को एक बहुत लिबरल, ओपन, मॉडर्न, प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन या सोसाइटी के तौर पे पोर्ट्रे करने की, बहुत ही मॉडर्न वैल्यू सिस्टम के तौर पे, एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन के तौर पे खुद को पोर्ट्रे करने की। तो ये सरकार का कंपल्शन है, लेकिन ये वहाँ के नेटिव्स का मैंडेट नहीं है, ये वहाँ के लोगों का मैंडेट नहीं है। ये वहाँ के जो सोल कल्चर को लेकर के चलने वाले लोग हैं, जो सेक्शंस जिन्होंने वहाँ पे रूल किया है, जिन्होंने वहाँ के कल्चर को बनाया है, ये उनका मैंडेट नहीं है। तो पहला समस्या तो यहाँ पे ये आता है कि ये बात है। दूसरी क्या है कि संस्कृति का बनना या संस्कृतियों का समावेशित होना ये 1 या 2 या 3 पीढ़ी में होने वाली प्रक्रिया है नहीं। इसलिए जब भी आप बहुसंस्कृतिवाद की तरफ जाएंगे तो आपको कम से कम 1 सदी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। पूरी 1 सदी कम से कम लगेगी, जब बहुत सारे लोग जो उस संस्कृति को लेके वहाँ पे आए हैं वो या तो मिट्टी में दबा दिए जाएं या चिताओं पे जला दिए जाएं और उनकी स्मृतियाँ लोप हो चुकी हों, उनके खरीदे हुए आईने, उनकी खरीदी हुई चाबियाँ, उनके खरीदे हुए गिलास मर्तबान ख़त्म हो चुके हों घरों से, उनके बनाए हुए आर्किटेक्चर धीरे धीरे जा रहे हों, नए मकान, नए बच्चे, नए कपड़े, नई चम्मचें, नए आईने, नए सिंगारदान, इनके साथ में जब नए लोग होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे एक ऐसी चीज़ सामने आए जिसमें कि बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ समावेशित दिखें। बात नंबर 1। बात नंबर 2, मल्टीकल्चरलिज्म की जो बात आई वो आई कहाँ से? वो एकोमोडेट करने को लेकर के आई, मिक्सिंग को लेके नहीं आई। हम मिक्स्ड कल्चर हैं, ये असंभव है। अगर घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों को अलग खाना चाहिए, 5 की डिमांड डाइनिंग टेबल पे अलग है, ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम और रात में डिनर के टाइम पे, तो वो लोग साथ में खाना नहीं खा सकते। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हम को एग्जिस्ट करेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हम साथ साथ हैं। एकदम सूरज बुझाते वाला मामला है। तो ये था मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब। लंदन के या हिंदुस्तान में भी जिस मल्टीकल्चरलिज्म को लेकर के हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हमने अपना पूरा नेशनल फैब्रिक तय किया, उसका टोटल जो लब्बो लबाब है वो यही है कि हम लोगों को कोएग्जिस्ट करने देंगे। लोग अपने कल्चर पे मुकम्मल रहें, लोग अपने कल्चर को फॉलो करते रहें। हम ये कतई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि खान साहब के घर पे जो है वो कोरल्स गाए जाएंगे। कोरल्स करते हैं, करोल्स करते हैं, कोरल्स तो मूंगे होते हैं, हाँ बोल जाते हैं हम भी। तो हम उनका ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं। जैसे आप अमेज होते हैं ताऊ इस तरह की चीज़ों पर कि एक मुसलमान के घर पर होली खेली जा रही है, सिर्फ त्योहारों के संबंध में नहीं और धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध में भी, कि दो ही कारण होते हैं उसके, या नहीं तो होता था। हाँ, अब लोग अमेज होते हैं, मैं अभी भी नहीं होता हूँ। हाँ वही, हम कभी अमेज नहीं होते क्योंकि ये होता था। आदमी को मजे के बहाने चाहिए, खाने वाले को खाने का बहाना चाहिए। आदमी मरे तिरहिम खाएंगे, पैदा हो जन्मदिन बाबा खाएंगे। आपने जो बोली सदी वाली बात ना, वही है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के असर होने तक। एक चीज बहुत पॉइंट की बाबा ने बोली कि ये हुआ नहीं, ये इम्पोज किया गया, बिल्कुल बनाया गया। और बनाए गए में अभी मैं चकित हो गया। चार्ल्स को एलिजियंस दे रहे थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यहाँ वहाँ पे लोग, तो वहाँ पे एक अपने पाकिस्तानी बंधु ने गर्व से पोस्ट किया कि मैंने आज उर्दू में शपथ लेकर, है ना, अपनी माँ को भी श्रद्धांजलि दी और प्रिंस किंग चार्ल्स को भी दी। दिक्कत है इसमें। लोगों ने कहा गजब गजब। फिर बांग्लादेशी बांग्ला में लेगा, इंडियन बोलेगा मैं संस्कृत में लूंगा, है तो सारे लोग वहां पे। आप किंग चार्ल्स को के एलिजियंस की ओथ ले रहे हो
इंग्लिश में लो, इतना तो रिस्पेक्ट करो। इंग्लैंड का किंग है वो, इंग्लिश में लो। नहीं, ये सब जो सिंबलिज्म है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। दिखता बहुत बिनाइन है पर होता है मैलिग्नेंट। दिखता बहुत बिनाइन है यार, क्या क्या बात है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उर्दू बोली जा रही है। जी हाँ, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो बोलिए। हाँ, तो बोलिए। आप वहाँ जाकर क्या कर रहे हो, असर्ट कर रहे हो, ठीक है, कि हम पाकिस्तान से हैं और अब हम यहीं रहेंगे। हाँ, और आप राजकुमार प्रिंस के की लिए कर ही आवाज। नहीं रहे हो, आप अपनी आवाम और अपने लोगों के लिए कर अपने रहे हो। लोगों के लिए कर रहे हो। ये वैसे पाकिस्तान ही है का कि एक लफड़ा ये भी है ना। ताऊ को मैं ये कहूँ कि ताऊ, हम आपके जन्मदिन पे आपको पायल भेंट करना चाहते हैं। अरे पायल ताऊ पहनेंगे क्या पायल? एक और चीज़ है, जैसे आइडेंटिटी को लेके जो असर्शन है, उसके पीछे की दलील एक ये होती है कि जब आप उस आइडेंटिटी पे प्रहार करते हो, मैं ये नहीं कह रहा इंग्लैंड में ये हो रहा है, बट एक भारत में ये दलीलें मैं देखता हूँ कि आप जब आइडेंटिटी को लेकर के किसी तरह के प्रश्न खड़े करते हो यार, उस आइडेंटिटी के अराउंड ही अपने प्रहार के तीर चलाते हो, तो सबसे ज़्यादा असर्शन आइडेंटिटी को लेकर ही होता है। जब आप मुसलमानों पर ज़्यादा प्रहार करेंगे तो हिजाब ज़्यादा निकलेंगे, वो दलील है एक। तो देखो, शिनाख्ती जो सियासत होती है ना, आइडेंटिटी को जो पॉलिटिक्स है, उसमें वो सर्वाइव इसी पे करता है कि वो विक्टिम बना रहे। हिंदुओं को जो इस देश में 100 करोड़ हैं, उनको खतरा कैसे होता है भाई? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से, और विक्टिम हो जाते हैं तुरंत। आप ये बताओ मुझे कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट लेते हो ना, तो दुनिया के कई देशों में वीज़ा नहीं लेना पड़ता, और जहाँ लेना पड़ता है वहाँ आपको आसानी से मिल जाता है। आप अपनी आइडेंटिटी उस समय ब्रिटिश रखते हो, आप उसका यूज़ करते हो। ये जो सिडिशन होता है, क्या होता है कि आप स्टेट के खिलाफ स्टेट की जड़ें खोदने में लग जाते हो और फिर कहते हो मेरे राइट्स हैं, जो आपको स्टेट ने दिए हैं। नहीं तो आप आदमी के राइट नहीं होते, ये सब फालतू बातें हैं। आप स्टेटलेस हो जाओ, आपका कोई राइट नहीं है। आपको कोई भी कूट सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो आइडेंटिटी जो आपकी है ना, वो ब्रिटिश पासपोर्ट से है, और उसके मज़े ले रहे हो, और फिर वहाँ पे पाकिस्तानी कार्ड भी खेल रहे हो, या इंडियन कार्ड खेल रहे हो, या बांग्लादेशी कार्ड खेल रहे हो। आपको एक बार डिसाइड करना पड़ेगा। इंडिया में तो ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान में ये ऑप्शन है कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न भी रह सकते हैं और किसी और देश का सिटीज़न भी हो सकते हैं। इसलिए वहाँ के सारे जर्नैल जो हैं वो पाकिस्तान में भी हैं और बाहर के भी हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई कनाडा चला जाता है, कोई ब्रिटेन चला जाता है। ब्रिटेन में ये जो पाकिस्तानी समुदाय है, उन्होंने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर नहीं किए। भारत वालों को करना पड़ता है, और इस बात पे बहस होनी चाहिए कि क्यों करना पड़ता है। मैं अमेरिका का भी नागरिक हूँ, मैं भारत का भी नागरिक। 6 महीने यहाँ रहता हूँ, 6 महीने वहाँ रहता हूँ। ऐसी सुविधा भारत नहीं देता। भारत कहता नहीं, इधर हियर और देयर, सिंगल सिटीजन। हाँ, पाकिस्तानियों को ये बहुत ना खा कसम के सो भैया के। आप ब्रिटिश पासपोर्ट का ये सोचो कि एक आदमी जो आईसिस को ज्वाइन किया था, ठीक है, वो लेस्टर में भाषण दे रहा था, वापस आ गया, उसने कहा मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मेरे राइट्स हैं। मैं तो घूमने गया था, वहाँ कितने लोगों की गर्दनें उसने उतारी होंगी, उसका कोई जवाब नहीं है। माजिद नाम है ना उसका, माजिद फ्रीमन कहता है अपने आप को। पर हकीकत ये है कि वो यहाँ से वहाँ जाकर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा, और आईसिस में ब्रिटिश सिटीजन बहुत थे, बाय द वे। जो फेमस गर्दन उतारने वाला था वो ब्रिटिश सिटीजन ही था। आप वापस आते हैं और आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आप प्रोटेस्ट में भी भाग ले रहे हैं, आप धमकियां भी दे रहे हैं किसी दूसरी कम्युनिटी को। जो यहाँ के लोग हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और किसी मोहल्ले में गए जिसमें उनको नहीं जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ना कि ये मुस्लिम एरिया है, वो वहाँ भी है। हाँ, और यहाँ पे भी है। अपने देश में अभी हाल में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि मुसलमान आदमी भीख मांग रहा है हिंदू गांव में, तो उसकी पिटाई हो गई कि तुम इधर कैसे घुस गए।
कोई चूड़ी बेचने वाला, बहुत फेमस केस इंदौर का हुआ कि तुम यहाँ कैसे आ गए, ये हिंदू एरिया है, ये मुस्लिम एरिया है। वो ब्रिटेन में भी हो गया है, ये हिंदू एरिया, ये मुस्लिम एरिया। मुस्लिम एरिया में अब जय श्री राम नहीं बोल सकते। अच्छा, जय श्री राम बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस एक ऐसा नारा है जिसका कोई क्या बोले, कुछ नहीं है जय श्री राम में, राम की जय हो, उससे ज़्यादा क्या है। पर वो एक मिलिटेंट स्लोगन बन गया है और उसको वैसे लेते हैं। अब हिटलर ने स्वास्तिका का प्रयोग करके, जो भी अब लोग कहते हैं कि नहीं स्वास्तिका नहीं था, वो तो हुक्ड क्रॉस था, हेकन क्रॉस जो भी है। लेकिन हकीकत यह है ना कि स्वास्तिका को पूरी दुनिया में अब एक नाज़ी सिंबल की तरह देखा जाता है। हम उसके बारे में बोलते नहीं वो थोड़ा टेढ़ा है, हमारा वाला सीधा है, हमारे हैंड जो है स्वास्तिका के वो राइट साइड में, उनको लेफ्ट साइड में, छोड़ो भाई। पर जनरली जो एक आदमी जो वाइट है उसको क्या पता कि ये तुम्हारा वाला है कि उसका वाला है, ये हिंदुत्व है कि हिंदू है। हाँ, खुद को खुश रखने के लिए कुछ भी कहते रहो, मनाई जो देख रहा है उसको समझ में आ रहा है ना क्या वो है। हो गया। तो जय श्री राम इज अ मिलिटेंट स्लोगन नाउ इन द वर्ल्ड साइज, और उसमें हमारा भी योगदान है। हमारे एकेडमिया, हमारे लिबरल्स, हमारे लंबे लंबे लेख लिखने वाले, उन्होंने बना दिया है। तो वो स्लोगन कर रहे थे, उन्होंने कहा ये प्रोवोकेशन है, और लड़ाई हो गई है और ये ख़त्म ना होगी। अब नए विश्व की जो सच्चाइयाँ हैं और उसमें जिस तरह के समाज को बनाने की तरफ बहुत सारी बहसें वर्ल्ड बैंक से लेके तमाम मानवाधिकार के मंचों से लेकर के और यूनाइटेड नेशंस से लेकर के डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड तक चल रहे हैं, जिसकी दुकानें, जिसकी शाखाएं, प्रशाखाएं, जिसके अनुषांगिक संगठन आपको भारत, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, हर जगह मिल जाएंगे। अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिल जाएंगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे मिल जाएंगे। उनका जो लबो-लबाब है उससे बहुत कुछ पॉजिटिव और बहुत कुछ नेगेटिव दोनों साथ साथ हो रहा है। मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि मानवाधिकारों की पूरी जो लड़ाई है दुनिया भर में, जैसे नारीवाद की पूरी आप पटकथा अगर देखें तो नारीवाद एक बहुत मजबूत अवधारणा है, बहुत स्ट्रांग और बहुत वैल्यूएबल इंटरवेंशन है एक पूरे के पूरे सोशल ऑर्डर में, एक ज़बरदस्त हस्तक्षेप है। लेकिन नारीवाद अभी अपनी स्वयं की परिधियों को ही परिभाषित नहीं कर पाया है। वो प्रतिरोध करते करते सामान्य व्यवहार वाले समाज से एकदम विपरीत एक विद्रोही लैंगिक पहचान वाली अकेली खड़ी नारी की तरफ ले जाता है समाज को। उसमें परिपक्वता नहीं है, उसमें लचक नहीं है, उसमें समायोजन नहीं है, उसमें समावेशित्व नहीं है। लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं आएगा, इस विचार को बनने में, पकने में समय लगेगा। ऐसा ही हुआ है हाशिए पे पड़े हुए, जैसे द्रविड़ियन आंदोलनों में आप जब शूद्रों के आंदोलन को देखते हैं, पेरियार के आंदोलन को खास तौर पे जब आप देखते हैं, तो उसके जो इमेजेस हैं वो भी इसी तरह के हैं कि चोटी काट दो, इसके मुंह में पेशाब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। सिंबल्स बहुत स्ट्रांग हैं। वो सिंबल्स आपको उसी तरह का कुरूप बना देते हैं जिसके खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं। उसको परिपक्व होने में समय लगेगा। आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ, और अब ईरान में जो सुन क्या रहे हैं, देख भी रहे हैं, रिकॉर्ड करा रहे हैं, सुन रहे हैं, बोलने की आदत पड़ गई। नहीं, सुन ही रहे हैं। हाँ, सुन ही रहे हैं, देख तो बहुत बाद में रहे हैं। हाँ, तो देख लेंगे। ईरान में जो हो रहा है, ईरान, पता नहीं, हम ईरानी क्रांतियों का इतिहास पढ़ते रहे हैं ना। पहले एक क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति उसको कहते हैं। उसके पहले ईरान की पुरानी तस्वीरें हम देखते थे जिसमें महिलाओं की ऐसी तस्वीरें ऐसे कपड़ों में थी जो अभी बहुत दुर्लभ है। और अभी हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर, जिसमें कुछ लोग एक क्रांति की संभावना देख रहे हैं और कुछ लोग अमेरिका का इंटरवेंशन भी देख रहे हैं। तो ये जो अभी हो रहा है, ये मतलब आप कैसे देख रहे हो? अमेरिका के इंटरवेंशन जो सब होता है, साजिश, ये सब अमेरिकी साजिश है, यहूदियों की साजिश है। हाँ, वो बड़ा स्टैंडर्ड है। हाँ, पर असल में ये है बहुत ही उनके ग्राउंड से निकला हुआ
क्रांति तो नहीं होने वाली है, हम्म, क्योंकि पुरुष बहुत हैं देश में जो चाहते हैं कि महिलाएं नियंत्रण में रहें, है ना। हाँ, क्रांति तब भी नहीं हुई थी। उसको अगर क्रांति कहते हैं तो क्रांति की परिभाषा ही गलत हो जाएगी। इस्लामिक क्रांति जो हुई revolution, थी वो देखो, जो धर्म का पूरा वो विस्तार है ना, वो सिर्फ इसीलिए क्रांति का हुआ है मायने ही है धर्म से मुक्ति से प्रगतिगामी होना। प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। और चूंकि औरतें पहले प्रॉपर्टी थी, आज भी बहुत सारे समाजों में हैं, तो उनको ढक के समय संभाल के रखने के लिए बनाई गई थी। वो बहुत मुश्किल है टूटना। हालांकि बाय द वे ईरान में हर साल इस तरह का प्रोटेस्ट होता है और ज़बरदस्त होता है, क्योंकि जो ईरान के युवा हैं वो अब नहीं मानते धर्म को। अकेला मेरे हिसाब से देश है इस पूरे खित्ते में जो कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग नास्तिक हैं। एक सर्वे आया था इसका जो आस्तिक कहता लोगों है से कि- ज़्यादा, क्योंकि पूरा यूथ वहाँ का वो थक गया है धर्म से, क्योंकि धर्म ने उनको ऐसा जकड़ा है ना, ऐसा जकड़ा है तुर्की जाते हैं दारू पीने के लिए, उनके लाइफ को इस तरह दारू से पीने के लिए कंट्रोल तुर्की करते हैं जाते हैं नाचने के लिए, बाल खोल करके, बिटिया और लड़का दोनों, कि कैसे हिजाब विजाब उतार के क्लब में डांस कैसे किया जाए, दारू कैसे पिया, घूमा कैसे जाए, कार चला करके मस्ती से चौड़े होके तुर्की जाते हैं। हर साल उनको क्रश कर दिया जाता है। एक तो अमेरिका का जो रोल है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत शार्प सिविलाइज्ड अच्छे लोग हैं ईरान के, और बहुत तेज लोग हैं। ब्रिटेन कहेगा उनको भी सिविलाइजेशन हमने दिया। तो वो एक्चुअली मतलब भारत में लोग जो है, वहाँ के जो लोग हैं, एक टाइम में हमारी भाषा एक होती थी और हमारा सिविलाइजेशन भी ऑलमोस्ट इक्वल है, इक्वल एज वाइज। तो उस वैसी संस्कृति को जो है ऐसे जकड़ के दबा के रखना, एक तो उनको थियोक्रेसी ने, मुल्लों ने दबा के रखा है, और ऊपर से अमेरिका ने पूरे देश को दबा के रखा है, और अमेरिका के चलते पूरी दुनिया उनसे ट्रेड रिलेशंस नहीं कर सकती। बहुत सारे पंगे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत है वहाँ, और लोग आज़ादी मांगते हैं लेकिन उनको मिलेगी नहीं इस बार भी। वो क्रश कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो थियोक्रेसी है, वहाँ का जो शासन है वो बहुत मजबूत है, और इतने दिनों से चूंकि उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब आप अल्लाह को अकाउंटेबल होते हो या भगवान को अकाउंटेबल होते हो, तो फिर आपको क्या है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि भाई डिवाइन पावर है मेरे पास, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे जमहूरियत में, हमारे यहाँ जो है जमहूरियत या बाकी देशों में, वहाँ पे अल्टीमेटली जनता के चूंकि चुनने से कोई बनता है, तो फिर वो डिवाइन नहीं होता, वो इलेक्टेड होता है, और उसको ये डर हमेशा बना रहता है कि कल को मुझे ये लोग पदस्थ कर सकते हैं, जो कि अपदस्थ कर सकते हैं, जो कि ईरान के थियोक्रेसी को नहीं है। जब वहाँ राजशाही थी दाऊद, तो 36-38 के आसपास ना बुर्के की अनिवार्यता ख़त्म की गई थी, लेकिन हिजाब अनिवार्य था कि हिजाब तो पहन के निकलना ही है। नहीं, फिर उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। हाँ, दिक्कत ये है ना, कमाल अतातुर्क की तरह जो वहाँ के पहलवी थे शासक, उन्होंने हिजाब पे बैन लगा दिया कि नहीं, पहन ही नहीं सकते। हाँ, वो भी गलत है, क्योंकि फिर आप जो है ऊपर से कोई आदेश पारित कर रहे हो। इन्होंने कहा कि नहीं, आपको ढकना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पीटेंगे हम, और पुलिस लगा दी एक। और वहाँ पे बासिज मिलिशिया है, बहुत तरह के मिलिशिया है वहाँ। ये जो मोरालिटी पुलिस है, ये क्या करती है एग्जैक्टली? थोड़ा वो सऊदी अरब में भी था। हाँ। अब ये पार्क में जाती है और कहते हैं मातृपितृ दिवस पे तुलसी पूजन करो। सलमान जो है हमारे MBS, उन्होंने उसको थोड़ा कंट्रोल कर लिया कि अब यार लोगों को ज़बरदस्ती नमाज के टाइम में ये करो, तुमने खाना कैसे खा लिया, ये सब लफड़े मत करो। अब सऊदी अरेबिया में कम हो गया है, और यहाँ पे सलमान ने बहुत संभाला है। यहाँ पे फुटबॉल बहुत मैच ज़्यादा। वगैरह देखने की आज़ादी हाँ, उसने कहा कि यार कॉन्सर्ट भी होगा, शहर वहर बनाएंगे, अपन ना अब लोगों की तरह रहेंगे जैसे दुनिया रहती है। ये सब ईरान के चलते ही हुआ था। उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने देखा कि यार ईरान में इतना पॉपुलर मूवमेंट हो गया रिलीजन के लिए, तो कहीं हमारे यहाँ भी लोग ना करने लगे। तो उन्होंने कहा खुद ही अपने ऊपर इस्टेब्लिश कर लिया, जो वहाँ होता है वहाँ यहाँ भी होगा, यहाँ भी पुलिस होगी, यहाँ पे भी देखा जाएगा किसने कौन से कपड़े पहन रखे हैं, पजामा कितना ऊंचा है, नहीं है। ईरान में उन्होंने, जब आयतुल्लाह का शासन आया, उन्होंने रूल बना दिया कि आपको हिजाब पहनना पड़ेगा, और फिर मोरालिटी पुलिस, उसका काम है ये देखना कोई गाना तो नहीं गा रहा, कोई म्यूज़िक तो नहीं बजा रहा, है ना, जैसे तालिबान करते हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, एक इंडियन है, वो जलालाबाद यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहा था,
तो गाड़ी में टैक्सी में ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी में उसका साथी और ये लोग सब खूब गाने पे एकदम डांस कर रहे हैं, लेकिन चेक पोस्ट आने के पहले म्यूजिक बंद। उन्होंने कहा नहीं तो बहुत मारेंगे। अच्छा, HR वाला काम। हाँ ठीक है। तो वो ईरान में हो गया, और ईरान के जो युवा हैं वो पढ़े लिखे हैं, मतलब वहाँ पे शिक्षा का प्रसार अच्छा है, तुलनात्मक रूप से लिटरेट सोसाइटी है। हाँ, और सोसाइटी बहुत कल्चर्ड रही है। वो आपने देखा है सीरीज तेहरान जो एप्पल TV पे है, तेहरान नहीं है, बहुत देखा अच्छी नहीं सीरीज है। आई लव ऑरेंजेस। और वो ऐसा है ना कि क्या होता है कि जब इस्लाम का उद्भव हुआ तलवार के दम पे, तो उन्होंने लगभग सब जगह की निशानियां मिटा दी, ठीक है, भारत तक। भारत मतलब आप देख ही रहे हो कैसे अफगानिस्तान या पाकिस्तान या सब सारे इलाकों में कल्चरल एक रेवोल्यूशन इम्पोज कर दिया। ईरान में वो नहीं हुआ। ईरान में लोगों ने अपने आप को फारसी और अरबों से अलग आइडेंटिटी बना के रखी। बाकी लोग कहते हैं ना, हाँ एकदम ज़बान से अलग। अब उन लोग, वहाँ के बच्चे जो हैं वो चाहते हैं दुनिया से इंटीग्रेट करना। जब आप शिक्षा अच्छी होती है तो उनको ये रहता है। वो सब फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हुआ है, और हर साल वहाँ पे लड़के जो हैं मरते हैं, आंदोलन करते हैं, गोलियाँ चलती हैं, मरते हैं, फेंक दिया जाता है। कुरान को की बेअदबी करने वाले देशों में सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा है, और उसके बाद ईरान ही है। कश्मीर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ईरान। ठीक है, जब नाले खुदते हैं तो वहाँ किताबें मिलती हैं, होली बुक्स, तो बहुत लोगों को दुख होता है वहाँ पे, पर वो ईरान में सऊदी अरेबिया के बाद सबसे ज़्यादा होता है, चूँकि लोग धर्म से विमुख हो गए हैं और धर्म का शासन है। बहुत अजीब सिचुएशन है ना, जब सब कुछ धर्म से चलता हो, वहाँ का युवा अगर धर्म से विमुख हो जाए तो फिर कितना बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। तो है तो पाउडर केक, लेकिन इस बार के रिवोल्यूशन में भी मैं नहीं मानता। आप अभी देख करके लोग चमत्कृत हो रहे हैं कि कितनी ब्रेव वीमेन हैं, ये देखिए ये कैसे हिजाब जला रही हैं और बाल काट रही हैं, पर ये प्रयास उन्होंने पिछले कई सालों में कई बार किया है, उसका रिजल्ट जो है सिफर ही रहा है। अरे तहरीर स्क्वायर वाला आप देख लीजिए, जैस्मिन रिवोल्यूशन पूरा का पूरा जिस तरह से स्ट्रांगली अहमदी निजात के खिलाफ जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था, 2009 या 10 का है ना। हाँ, स्लो डाउन के ठीक बाद की बात है मेरे ख्याल में। बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट था, और उसके पहले भी हिजाब को लेकर के वहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसके बाद भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कितनी फिल्में और कितने फिल्म मेकर्स हैं जिनको कि पनाह दी गई है ब्रिटेन में और फ्रांस में, और उनको वहाँ से फंडिंग मिली है। उन्होंने ईरान में इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर लगातार फिल्म बनाई, क्योंकि वेस्ट के प्रोपेगेंडा में वो बहुत फिट भी बैठता है, तो वो उसको पैटर्नाइज करते हैं, वो उसको वित्त पोषित करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को लोग वहाँ से उजागर करें। जैसे भारत में अगर आप टट्टी में गिरने वाले बच्चे की फिल्म बनाते हैं तो स्लम डॉग मिलियनेयर जो है वो ऑस्कर तक जाती है। बाहर का आदमी आके बनाता है तो उसको फिर रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें लगातार ईरान को लेकर के होती रही हैं, और ईरान की महिलाएं कमज़ोर महिलाएं नहीं हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि दुनिया भर के सभी सभ्य समाजों को आप जब भी खोल के देखेंगे, आप महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा मजबूत और मेहनती पाएंगे। ईरान भी उसी सच की बुनियाद का एक हिस्सा है। मैं पढ़ रहा था बाबा ताऊ कि ये जब 79 वाली जो इस्लामिक रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं जब हुई, तो महिलाओं ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि इसके बाद उन्हें और आज़ादी मिलेगी। तो राजशाही से मुक्ति बाद बादशाह की वजह से नहीं मिलती, और लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, ऐसा हुआ नहीं। एक लेखिका हैं, अब वो 82-83 वर्ष की, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, उनको कोट कर रहा हूँ। इस्लामिक रिवॉल्यूशन से सड़कों पर औरतों की भीड़ उतर आई, जिन्हें लगता था कि इस्लामिक रिपब्लिक उन्हें बराबरी देगा, लेकिन क्रांति में उन्मत्त होकर किसी ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि आयतुल्लाह खुमैनी पेरिस में क्या कह रहा था। वो कह रहा था कि स्त्रियों की समाज में भूमिका होगी, लेकिन इस्लामिक ढांचे के भीतर रहकर, और किसी ने उन दिनों ये नहीं पूछा कि इस्लामिक ढांचा है क्या। ये जो सवाल भारत में भी हिजाब पे बहस होती है ना, मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि जिसको जो पहनने का मन हो उसको ये आज़ादी होनी चाहिए। तो जो हालांकि मैं इस पक्ष में जो लड़की हिजाब पहनना चाहती है ऑन अ थियोरेटिकल बेसिस, अरे तो मैं समझता हूँ दुनिया भर में ऐसा थोड़ी हिजाब वही पहन रही हैं जो मुसलमान हैं। तमाम औरतें दुपट्टा, हमारी माता जी गाय को सानी लगाने जाती हैं तो दुपट्टे को कान के दोनों तरफ खोंस लेती हैं, उससे बाल में भूसा नहीं जाता है।
गर्दन उनकी बची रहती है, बालों में जाके भूसा चिपकता नहीं, डस्ट नहीं बैठती है। ये वेस्ट यूपी की महिलाओं हाँ, का वेस्ट बहुत यूपी और common पंजाब ये की है। महिलाओं हाँ। का ये बहुत कॉमन अटायर है। पर मुझे हरियाणा डर- की महिलाओं के बहुत, हम एकदम अतातुर्क के साथ हैं, आपके खिलाफ हैं इस मामले में। हिजाब तो मतलब एकदम प्रतिबंधित नहीं, मैं होना हिजाब चाहिए। स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ हर आदमी को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो पहनना चाहे वो पहन सके। मुझे डर सिर्फ यही लगता है कि जब आप एक बार कहेंगे कि हाँ ऐसा है, तो फिर जो ऑर्थोडॉक्सी होती है ना सोसाइटी के अंदर, वो कहेंगी नहीं, कानून ने भी बोला है तुम्हें पहनना ही पड़ेगा हिजाब, तुम स्कूल कैसे जा रही हो बिना हिजाब के। ये स्टेप, ये जो चरण होते हैं रिवॉल्यूशन के, मतलब रिवर्स रिवॉल्यूशन के, वो बड़े दिखते नहीं है पर हो जाता है। वही हुआ उनके साथ। उस बात से मैं डरता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि हिजाब वाला जो मसला है ना हमारे यहाँ, वो उसके फेवर में ना जाए, क्योंकि फिर ऑर्थोडॉक्सी बोलेगी नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला है। अरे जिनको कहा क्योंकि उससे 3 बच्चे हो legitimacy होती है जाएंगे उनके तो order प्रधानिक को। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसी तरह हो जाएगा। जो हिजाब में घूमेगा और बुरके में रहेगा या घूंघट में रहेगा, उन महिलाओं का वोटिंग राइट खत्म कर दिया जाए। हाँ, घूंघट क्या है, हिजाब ही है। घूंघट हिजाब है नाम ताऊ, सिर्फ अलग उसका है ना। नाम अलग है, भाषा अलग है, दोनों एक ही हैं। और बाय द वे, इसको बहुत सारे लोग बोलेंगे ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, नो रेफरेंस कि संस्कृति का हिस्सा घूंघट कब बना। मुझको इसके रामा जी बाद- माफ करना, गलती हमारे से हो। इसके बाद बात करें, लेकिन पर वही है कि चलता है। अब क्या है, जहाँ तक ईरान का मसला है, कि ये लोग, दुख इस बात का है कि बहुत सारे ब्राइट लोग इसमें मारे जाएंगे, बहुत सारी लड़कियों की को बहुत ज्यादा और अत्याचार झेलना कमाल के पड़ेगा। कवि, कमाल के गाने वाले, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, अच्छा, और कलाकारों का देश है वो। ये बच्चे वहाँ पे म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते। ये लोग तुर्की, ब्रिटेन या इस तरफ आपके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में जा करके और वहाँ पे पब्स में म्यूजिक बजा रहे हैं, वहाँ पे रोड साइड म्यूजिक बजा रहे हैं, जा करके अपने म्यूजिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस मतलब ये बर्बरता है कि आप एक पूरे यूथ को म्यूजिक से वंचित कर रहे अरे हैं। पिछला जो उसको कांड पहनावे हुआ से था ना, वंचित कर ये इसी पे हुआ था। एक चौक पे एक आदमी कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था और गाना गा रहा था, और वहां पे एक महिला नाचने लगी चौक पर, और फिर पुलिस आ गई, और फिर ये लोग पुलिस से भिड़ गए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। जो इंस्टेंट, जो इम्प्रोम्प्चू दर्शक बन जाते हैं ना, घेर के खड़े हो गए, और उनको गाना अच्छा लग रहा था, वो नृत्य अच्छा लग रहा था, तब तक पुलिस आ गई, तो फिर वो लोग पुलिस से भिड़ इस्कॉन गए। वालों को भेज दिया जाएगा। और भिड़ गए तो फिर बवाल हो गया, फिर जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, और वो भी 1 महीने तक चला था पिछली बार। बाजा माना राधे पिटारी लेके अपन। आप कवि का जिक्र कर रहे थे, सबीर हकायक ईरानी मजदूर कवि हैं। हाँ, और उनके बारे में लोग ये दावा करते हैं वो शायद चक्र दुनिया है, के तुम दोबारा सुना रहे हो 3 ताल में। हाँ, एक बार सुना चुका हूँ, जो आपने याद दिलाया तो इसलिए। लेकिन दुनिया के शायद इकलौते मजदूर कवि हैं जो एक्चुअली मजदूरी जिन्होंने की और फिर कविता लिखी मजदूरी करते हुए। तो उनकी एक कविता मैं सुनाता हूँ, बाकी खोज के पढ़ लेंगे, छोटी सी है। क्या आपने कभी शहतूत देखा है, जहाँ गिरता है उतनी ज़मीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है, गिरने से ज़्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने कितने मज़दूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बन जाते हुए। क्या बात। तो सबीर हका की कविताएं आप पढ़ सकते हैं। मैं माजिद मजिदी और बाबा के और पसंदीदा ईरानी फिल्मकारों की बात आज नहीं कर रहा, क्योंकि हम एक बार जिक्र पहले कर चुके हैं। जिक्र किया है। पर ये कि समोसा, लेकिन गुलाब मुझे जामुन, लगता है गुलाब जामुन, समोसा, जलेबी, सब ना, बहुत सारी चीजें वहां से आई हैं। चावल की इतनी किस्म की प्रिपरेशंस, कबाब की, खास करके बोटी कबाब की तमाम तरह की प्रिपरेशंस, रोटियों की तरह तरह की प्रिपरेशंस, बेकिंग की तरह तरह की प्रिपरेशंस, इतने तरह के प्रयोग खाने को लेकर के, इतना कमाल का खाना, इतनी कमाल की चाय और कॉफ़ी, इतने कमाल के पहनावे, इतना बारीक महीन काम, घरों की आर्किटेक्चर से लेकर के अपने खुद के कपड़ों तक, इतनी पैनी सुतवा भभकती हुई आँख और नाक वाले लंबे लंबे लोग, खिंची हुई रीढ़ और नाभि वाले लोग, है ना, हमारे जैसे दिखने वाले, भारतीयों जैसे दिखने वाले लोग, है ना, इतने लंबे सिविलाइजेशन को कैरी करने वाले लोग, म्यूज़िक से लेकर लिटरेचर तक, आर्ट के तमाम तरह के फॉर्म्स तक, इतने इवॉल्व लोग जो दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकते थे, उनको क्या बना दिया गया है, वो क्या हो गए हैं। ईरान को देखना
अपने समय में धरती की एक दर्दनाक तस्वीर को देखना है, जो सक्षम है और कैद है। और बाय द वे प्रोटो इंडो यूरोपियन से 2 भाषाएं निकली, संस्कृत और फारसी। संस्कृत कितने लोग जानते हैं और बोलते हैं, फारसी अभी भी लोग बोल रहे हैं। लिपि बदल गई उनकी, पर उन्होंने भाषा नहीं बदली। और वही फोर्सेस उनके यहाँ भी आए जो बाद में आपके यहाँ आए, और आपकी भाषा खत्म हो गई। आप उन लोगों से बात कर रहे हो जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले की भाषा को जिंदा रखा हुआ है, कल्चर को नहीं खोया है। उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो, इनका क्या यूएसपी था कि हम अरब नहीं हैं, मुसलमान हैं पर अरब नहीं हैं, ठीक है। और आप ऐसे लोगों को ये बता रहे हो कि आपको ऐसे चलना है, ये नए रूल हैं, वो नहीं मानेंगे। अरे क्या दही बनाते हैं, पर इस चक्कर में ना इतने लोग मरने वाले हैं। क्या दही बनाते हैं, क्या दही जमाते हैं वो, क्या छाछ पीते हैं, क्या रोटियां हैं उनकी, कमाल। मैं एक बार शहतूत, अनार के फूल, है ना, बैगन की डिप्स, सौंधे जाफरान में तैयार किए गए भभकते हुए चावल। खाने का मसला आ गया है। ईरान इसलिए बोला इन्होंने कि फिल्म पे बात नहीं करेंगे, फिल्म पे बात नहीं करेंगे, टाइम नहीं। ईरान मतलब स्वर्ग है, और हर किस्म का मेवा, हर किस्म के, मतलब कमाल की रेंज है उनके पास, वेरिएशन, वैरायटी। यूरोप सीखता रहा है ईरान से। ठीक है, अब ब्रेक लेने का समय आ गया। और उसमें एक छोटी सी चीज ये है, वहाँ पे अभी आंदोलन चल रहा है। कल एक तस्वीर आई थी कि वहाँ अब ब्रेक लेने का टाइम आ गया, ये कट जाएगा वैसे भी। सारी नाम की जगह है जहाँ पे बहुत आंदोलन हो रहा है। वो सारी के लोग जब इस्लाम आया तो भारत भाग के आए, जो पारसी कहलाते हैं, गुजरात में, और उन्होंने नवसारी बनाया। अच्छा, वो जो आप वहाँ बता रहे थे ना खाने की बात, लंदन की आज काफ़ी बात हो गई, लंदन प्रवास की। तो वहाँ गया था एक बार, इरानियन रेस्टोरेंट में मैं गया, और अरे हम तो नौरोज पे थे वहाँ। अपने एक दोस्त के साथ गया इरानियन रेस्टोरेंट में। मैंने कहा यार यहाँ कुछ खाते हैं, तो उसने तो कुछ अपना देख के सालन वालन ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा यार ये पनीर सब्ज़ दिखा मुझे। मैंने कहा एक पनीर सब्ज़ मंगा लेते हैं, और एक उनकी जो खमीरी रोटी है वो मंगा लेते हैं। तो वो रोटी रख गई पहले महिला, उसके बाद वो पनीर सब्ज़ के नाम पर एक बड़ा सा बोल जिसमें 4 कॉटेज चीज़ के टुकड़े और 3 तरह की हरी पत्तियाँ। फिर मुझे ख्याल आया कि सब्ज़ का मतलब तो हरा होता है, पनीर का मतलब पनीर होता है। हाँ, 4 उसमें अखरोट। ये अब मैं रोटी को उससे खाऊं कैसे? फिर कुछ सालन ऑर्डर किया और उससे काम चलाया। ये तो एक बिज़ार स्टोरी और लेते हैं, फिर उसके बाद अपन ब्रेक लेंगे और संक्षेप में लेंगे। ये भी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। तालिबान ने ये फैसला किया है, अफ़गानिस्तान का निज़ाम चला रहे हैं वो, कि वो टिकटॉक और पबजी जैसे एप्लीकेशंस को बैन करेंगे। पबजी को बैन करने तालिबान ने भी ये फैसला लिया। हाँ, तो उन्होंने, उनका ये कहना है कि ये एप्लीकेशन से जो नौजवान और बच्चे हैं उनमें हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा, और कहाँ बैन है वैसे पबजी, टिकटॉक? भारत में बैन है। नहीं, भारत में तो है, उसके अलावा और भी कहीं है, होगा ज़रूर। भारत, टिकटॉक, हाँ टिकटॉक बैन है शायद अमेरिका और यूरोप में। नहीं है, वही लोग मेन मार्केट हैं टिकटॉक के। हम ही ने बंद किया है। हम और अफगानिस्तान। हाँ, कमाल है भाई साहब, पाकिस्तान। नहीं, तालिबान को क्या होता है कि वो चूंकि अहिंसक लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, तो उनको ना ये बुरा लगता है कि बच्चे जो हिंसा की तरफ जा रहे हैं। और उनको ये रहता है कि जब आप इन रियल लाइफ कर सकते हो तो स्क्रीन पे क्यों कर रहे हो? हाँ, मतलब स्क्रीन पे ये मशीन गन लेकर के और यूं ठाई गोलियां बर्बाद कर रहे हो। रियल लाइफ में पैसे पबजी बर्बाद खेलो। हो रहे हैं। हाँ, आप मशीन गन लो और आ जाओ सड़क पे। अलग अलग टाइप का गन खेलेगा पबजी तो खावेगा सब्जी। चल गोश्त खा। पबजी तो यार ग्राउंड पे चलता है। खून बहा, गोश्त खा। वो उसकी जो फोटो लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर की है ना, तो टेबल पर ऐसे एक प्रतिनिधि मंडल टाइप के लोग बैठे हैं, 2 लोग कुर्सी पे बैठे हैं, 4 लोग पीछे खड़े हैं, सबके हाथ में बड़ी बड़ी राइफल हैं, पर लिखा है कि शांति के लिए बंद किया जाएगा पबजी है। लोग बोल रहे हैं कि आयरनी भी आज खुदकुशी कर लेगी। पर उनको ये रहता है ना कि कैसे बंद करेंगे, इस पे बहस होगी अब। क्योंकि इन लोगों ने उतना तो सोचा समझा नहीं है।
वो वीपीएन ना क्रैक नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे सारी दुनिया वीपीएन पे रहती है वैसे अफगानिस्तान जैसे देशों में। हाँ, वैसे वो उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर बंद करेंगे, अभी नहीं हुआ है, पर कुछ उसका पहले अब इन्होंने फैसला ले ना लिया। वो सीख लेंगे, क्योंकि देखिए जॉर्डन और ईरान में भी पबजी बंद है, तो वहाँ सीख लेंगे। अच्छा, ये साल भर का जो अभी तक चलाया है तालिबान ने, बड़ा इस पे मिक्स्ड ओपिनियन आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसी उनसे अपेक्षा नहीं थी, कंपैरेटिवली कुछ ठीक ठाक चला ले गए, कुछ एक धमाके वमाके छोड़ दिए जाएं तो। अरे वो बात है ना कि आप नहीं, इससे ज़्यादा तो पहले हो जाता। सबसे नटखट बच्चे को आपने परफेक्ट बना दिया स्कूल में, तो यही होता है ना, मॉनिटर बना दिया। हाँ, तो आप वो देखो, अरे दंगे नहीं हो रहे हैं अफगानिस्तान में, इतने ये सारे बदमाशी तो यही करते थे। अब आईसिस जो है वहाँ छोटा सा एक है, वो बीच बीच में धमाके वमाके करता है और इनका डर रहता है, तो आपको वो सब खबरें नहीं आती। दूसरी बात, आपको क्या पता क्या हो रहा है वहाँ पे। सही बात है हम उसी पे आ रहे थे कि कोई दंगे फसाद वहाँ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोई खबर छप ही नहीं रही है, कोई वहाँ है, कोई जाता नहीं आता नहीं। चीन की तरह है कि हम खाली फिगर देखते रहते कि इतना $1 ट्रिलियन, इतना $1 बिलियन। अरे चीन में हो क्या रहा है, किसको मालूम है। हम तो शंघाई जाते हैं ना, बेजिंग और गुआंगझाओ और जो भी बड़े बड़े शहर हैं। चीन उतना ही नहीं है ना, चीन में तो बहुत कुछ होता है पर आप जा नहीं सकते। वैसे ही अफगानिस्तान है, आपको वीज़ा मिल भी जाएगा शायद, तो आपके पीछे लोग लगे रहेंगे। आप क्या रिपोर्टिंग कर रहे हो, कौन सी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, तुरंत कैमरा लेके तोड़ देंगे, ख़त्म हो जाएगा मामला। इसलिए वी डोंट नो अफगानिस्तान में। और ये इमेजिन करना कि तालिबान भी चला लेंगे, ये तो बेवकूफ़ी भरा है। नहीं चला सकते हो यार। वो परसों तक मोटरसाइकिल पे गन लेके कहीं बैठे रहते थे और लोगों को मारते थे, उनसे कैसे होगा। ऐसे देशों आदमियों के हाथ में आपने सत्ता दे दी है। पर यही है, अफगानिस्तान का इतिहास ही ऐसा है। मतलब अपने जीते जीते तो अपेरेंटली हम लोग देख नहीं सकते कभी भी शांति वहाँ पे। आपने वैसे कभी कोई पबजी तो खैर अभी बहुत बाद में आया है, वैसे बचपन में कोई ऐसे गेम वेम खेला है कभी भी, कोई वीडियो गेम? और ये यार वीडियो गेम हमारे टाइम में ऐसे नहीं होते थे। बाबा तो खेलते, मारियो कॉन्ट्रा, कुछ मारियो, रैम्बो, रोड फाइटर। बाबा तो कोई दुकान में जाके खेलते थे। हाँ, 1 रुपये 10 मिनट। 1 रुपये 10 मिनट, बहुत महंगाई। रोड रैश, वो नीड फॉर स्पीड, नहीं वो सब नहीं। ये कॉन्ट्रा खेला होगा आपने? नहीं, काउंटर नहीं, उसमें जो कार वाली भागता था ना, कार का रेस होता था, वो एक नीड फॉर स्पीड होता था, लेकिन पता नहीं आपके नहीं, नीड फॉर स्पीड उस समय नहीं आया था, पर कार चलाने वाली रेस वाली थी। तो टे मारियो, हाँ, है ना। और रैम्बो, तो रैम्बो में सुपर का इंतजार रहता था कि सुपर और लेजर कब मिलेंगी, क्योंकि सुपर में गोली चलाओ ना तो 7-8 हो जाती थी निकल करके। रैम्बो मतलब 17 लेवल तक गए थे उसमें। लोग 12वां लेवल पार नहीं कर पाते थे उसमें। और भाई साहब आप समझ लीजिए कि तार से लगा रहता था ना, उसका जो कीपैडवा था, उसके बटन खा गए थे हम लोग दबा दबा के। और वो बटन साथ में चल रहा होता था, ऐसे ऐसे पूरा एक्शन, पूरा एकदम लिए उसी प्रेशर से बचा ले एक लाइफ और बची है। हाँ, वो तो होता था। वो जो गाड़ी चलाते थे स्क्रीन पे ना, तो अपन भी टर्न होते थे। ये ऐसे रियल में कुछ हो रहा है। पर मैं बिहार में रहा ना, तो वीडियो गेम के पार्लर थे, पर इतना हिंसा आपके अगल बगल हो रहा होता है ना, आपको नहीं लगता कि आपको कोई अंदर जाके खेलना है। बाहर ही बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है। आप उस वाले बिहार में बड़े हुए थे। हाँ, बाकी हमारे टाइम में छुटके सब गेम आते थे। जैसे एक पतंग आती थी, उसमें नीचे एक गोला लगा रहता था, और पतंग में पानी भरा रहता था, और 2 डंडी होती थी, 10 उसमें रिंग होती थी, तो उसको दबाइए तो रिंग उछलती थी। हाँ, फिर उसको सही जगह पहुंचाना, तो उसको उसमें डंडियों में वो रिंग फंसानी होती थी। तो एक ये टिफिन वगैरह में आती थी, टिफिन वगैरह में भी बाद में लग के आने। टिफिन में वो नहीं आता था, टिफिन में आता था जो गोला बना रहता था या चौकोर होता, उसमें छर्रे होते थे। तो उस छर्रे को केंद्र तक लाना है, वो पेच रहता था। और कई बार होता था कि 2 छर्रे हैं, एक को ले आए और दूसरा रह गया है 5वीं ऑर्बिट में। हाँ, जो उसको लाने की कोशिश करोगे तो ये धीरज निकल दिया, है ना। तो इस तरह की पजली गेम्स जो है ना, ये बहुत होते थे। और एक फिर वो आया था जो बस में अचानक से हमने देखा था, 90s में शुरू हुआ था लोगों का, उसमें सेल लगता था। हाँ। इतना बड़ा प्लास्टिक का डिवाइस था,
और वो ब्लैक एंड व्हाइट इतना बड़ा उसका ओह, मॉनिटर अच्छा, होता था हाँ। और उसमें वो कैसियो कैलकुलेटर टाइप का हाँ, उसका कैसियो स्क्रीन होता कैलकुलेटर था। कुछ बोलते थे। उसमें वो चौकोर और लंबे एल शेप वाले, हाँ, है ना, हाँ, वो आते और वो बिजली के शेप वाले इस तरह के वो ब्लॉक्स आते थे ऊपर से नीचे। आपको सेट करना है, जो लाइन पूरी होगी वो डिसअपियर हो जाएगी। उसमें 4 बटन, लेफ्ट राइट अप साइड डाउन, हाँ, बीच अप वाले साइड, सेंटर हाँ, वाले और एक होता होता था उसमें तेजी से नीचे आ जाता था। तो वो है कि अगर ऊपर तक भर गया तो आपका गेम ओवर है। लेकिन इन सब गेम में सबसे बढ़िया गेम नोकिया 1100 का स्नेक था ना। वो गजब एडिक्टिव गेम था। उसमें जो उसी वहीं से टर्न लेकर के फिर उसी में हाँ, भारत में क्या है, सपेरों का देश है। हम सांपों को नचाने के लिए जाने जाते थे, हमको सांपों ने नचाया है। नोकिया ने जो है ना हमारी वो संस्कृति समझ को गया उलट कि कर इनको दिया। सांपों के साथ मजा आता है, इनको सांप दो, हम उसी में लगे रहे, उसी में। वो सांप लेकिन गजब था यार, हाँ, वो एडिक्टिव था, बहुत लंबा हो जाता था। जब आप जितना अच्छा खेलते थे उतना लंबा सांप होता था। हाँ हाँ, मतलब सांप की आखिर में पूंछ तो ये आने में होता था टाइम कि लगती थी। हाँ, उसकी पूंछ देखने के चक्कर में कई बार क्रैश हो जाता था साला। बढ़िया। मैं टेट्रिस भी बहुत खेलता था, टेट्रिस और पैकमैन। पैकमैन भी खेला है मैंने, जिसकी मुंह आगे से कटा रहता था। बाकी हम खेले हैं तो वो एक बाजार आता था पहले, जिसमें कि लोन और ये हाँ, खरीदना- व्यापार व्यापार बहुत। खेला है हमने बहुत। लूडो बहुत खेला है, सांप सीढ़ी बहुत खेला है, कैरम बहुत खेला है, सबसे ज़्यादा शतरंज खेला है। और इसके अलावा लूडो का जो भारतीय वर्जन है, जिसमें इमली के 3 बीज, उनको इतनी सावधानी से तोड़ना है कि वो बीज से फट जाए, तो वो आपके पास 6 दाने तैयार हो जाते थे। 6 अगर वाइट आ गए हैं तो 6 है, वरना जितने वाइट हैं उतने हैं। तो वो एक तरह का पासा है, और फिर आप उसको चौसर की तरह बिछा करके उससे खेलते मतलब हर्रे लगे ना फिटकरी, गेम तैयार। हाँ। गेम तैयार, कोई खर्चा नहीं। कंकड़ी वाले भी वो गेम होते थे बहुत सारे। गिट्टक बहुत खेला हमने। एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर उसका गिट्टक चीत, खेलेंगे। हाँ, उसके बाद खेलेंगे चीतों पर।